इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है। नमस्ते सदावत्सले मातृभूमे। यूरोप में जिस प्रकार से गतिविधि चल रही है इस्लामिक चरमपंथ के खिलाफ, वो मुझे लगता है कि देर आए पर दुरुस्त आए। और देर भी कैसे आए, भारत 1982 से लेकर लगातार कह रहा है। एक रेजोल्यूशन भारत ने रखा था 1982 में, और उस पर डिस्कशन के लिए उसने संयुक्त राष्ट्र से कहा था कि भाई इस पर हमको काम करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि ऐसा कभी हम कर नहीं पाए, और ऐसा करने के लिए कभी सोचा नहीं, यूएनओ ने सोचा नहीं, और हमेशा से वो हमको एक पाठ पढ़ाते रहे। 1982 में जो रेजोल्यूशन जनरल असेंबली में भारत ने रखा था उसका नाम था द कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट इन जनेवा। एक कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए डिसआर्मामेंट को लेकर, यानी कि पूरे संसार से डिसआर्मामेंट किया जाए, हथियार ख़त्म किए जाएं। इस पर हमने कॉन्फ्रेंस बुलाने की बात की थी, लेकिन हमारी किसी ने सुनी नहीं। 1998 में रिड्यूसिंग न्यूक्लियर डेंजर ऐसे करके हमने एक रेजोल्यूशन रखा था, उस रेजोल्यूशन पर भी कभी बात नहीं हुई। और यूएनओ और यूरोपियन देश सदैव हमको नसीहत देते रहे, टॉलरेंस और इनटॉलरेंस का लेक्चर दिखाते रहे, और हमको बताते रहे कि आप इस्लामिक चरमपंथ को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न हैं, आप इस्लामिक चरमपंथ को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, आप गलत तरीके से मूव कर रहे हैं, ह्यूमन राइट के ऐसे करके वायलेशन हो रहे हैं, ये सब हमको ज्ञान देते थे। 1990 का प्रकरण जम्मू कश्मीर में हुआ तो भी हमको ही ज्ञान दिया गया। अभी जम्मू कश्मीर में बहुत सारे प्रकरण हुए जिसमें बुरहान बनी जैसे लोग मारे गए, उसमें भी ह्यूमन राइट कमीशन ने हमको ज्ञान दिया। लेकिन जब फ्रांस में घटनाएं हुई, हालांकि अमेरिका में जिस समय पेंटागन हुआ था उस समय अमेरिका को समझ में आ गया था, इसलिए वो इस्लामिक चरमपंथ के पीछे पड़ गया था। उसके बाद यूरोप तब भी नहीं समझ पा रहा था, और यूरोप तो यहाँ तक कि शरण भी दे रहा था कि भाई वो शरण स्थली उन्होंने बना रखी थी इस्लामिक लोगों को, जो सताए हुए लोग हैं, जो परसिक्यूटेड लोग हैं, उनको शरण स्थली बना रखी थी। भारत हमेशा से कहता आया है कि इस्लामिक चरमपंथ एक बड़ी समस्या है, और ये चरमपंथ कुछ इस लेवल पर ले जाएगा, ये विश्व को तबाह कर देगा। ये केवल गैर मुस्लिमों को तबाह नहीं करेगा, ये मुसलमानों को भी तबाह कर देगा और ये समाप्त कर देगा। लेकिन दुर्भाग्यवश पूरे यूरोप को समझ नहीं आ रहा था। फ्रांस में जब चार्ली हेब्दो को लेकर घटना हुई तो फ्रांस के राष्ट्रपति को ये समझ में आया कि नहीं, वाकई में ये इशू है। उन्होंने कुछ स्टेपिंग लेना चाहा, जरा सी स्टेपिंग लेना चाहा कि फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे यहाँ बोलने के। इतने में फ्रांस को पता लग गया कि इस्लामिक चरमपंथ का मतलब क्या होता है। आप जरा सा भी बोलेंगे अगर इस्लामिक चरमपंथ को लेकर, वो जो करते रहें वो करने दीजिए। अगर आप जरा सा भी बोलेंगे और जरा सा भी आपने कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन और ह्यूमन राइट की बात की, तो आप समझ लीजिए कि वो आपके लोगों को मारना शुरू कर देंगे, क्योंकि प्रवृत्ति ऐसी है कि उनको मारना है। नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद भी मोदी जी ने लगातार पूरे विश्व में भ्रमण करते समय कहा है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को ख़त्म करना चाहिए। अगर स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को ख़त्म न किया गया तो विश्व को तबाह कर देगा। टेररिज्म तो प्रॉब्लम है ही, लेकिन टेररिस्टों के हाथों में अगर हथियार लग जाए, और हथियार सिस्टमेटिक तरीके से किसके पास हैं, वो स्टेटों के पास हैं, तो अगर स्टेट स्पॉन्सरशिप मिल जाए टेररिज्म को, तो ये विश्व को तबाह करने में बहुत समय नहीं लगाएगा। हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान बड़े लंबे समय से स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म से जूझ रहा है, एटलीस्ट 1947 से जूझ रहा है। और उससे पहले हम इस्लामिक चरमपंथ, इस्लामिक इनोवेशन, इस्लामिक मंदिर तोड़ना, इस्लामिक जिहाद लाना, इनसे लड़ रहे हैं 12वीं सदी से, बल्कि 11वीं सदी से। और हिंदुस्तान को मुझे लगता है कि इस्लामिक चरमपंथ से लड़ने का संसार में सबसे बड़ा अनुभव है, क्योंकि हज़ारों वर्षों तक लड़ने के बावजूद हिंदुस्तान एक अकेला देश है जो बचा हुआ है। अदरवाइज खाड़ी 150 वर्षों में समाप्त हो चुका था। पता भी नहीं है कि आज से 1500 साल पहले खाड़ी के लोगों के पास कौन सा रिलीजन था, वो कहाँ गए मेसोपोटामिया के लोग, वो कहाँ गए बाकी लोग, जहाँ बहुत सारी सभ्यताएं, पारसी सभ्यताएं हुआ करती थी, फारसी सभ्यताएं होती थी, वो कहाँ गए, कुछ पता नहीं है कि मिस्र की सभ्यता कहाँ से पैदा हुई और कहाँ चली गई। केवल हिंदुस्तान ऐसा है जिसने हज़ारों वर्षों तक लड़ने का अनुभव है, और लड़ने के बाद हिंदुस्तान अपनी हस्ती बचाए हुए और विश्व को अग्रणी भूमिका में, इस समय विश्व की अग्रणी भूमिका में वो खड़ा हुआ है चरमपंथ के खिलाफ।
मोदी सरकार ने लगातार पूरे विश्व में भ्रमण करते समय इवन यूएनओ में कहा कि हमको परिभाषित करना पड़ेगा कि टेररिज्म है क्या, ये गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म जो पाकिस्तान कहता है, तो टेररिज्म है क्या, गुड है या बैड है, और बैड है तो बैड की परिभाषा क्या है और गुड है तो गुड की परिभाषा क्या है। हालांकि पश्चिमी जगत को तब भी समझ में नहीं आ रहा था। फ्रांस पर हमले हुए, फ्रांस के बाद वियना, अभी पीछे में 2 नवंबर को ऑस्ट्रिया में हमले हुए, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हमले हुए, और वियना में हमलों के बाद ऑस्ट्रिया के साथ पूरा यूरोप खड़ा दिखाई पड़ा, यहाँ तक कि जर्मनी जो बहुत ज़्यादा अपने आप को लिबरल कहता है, एंजेला मर्केल भी साथ में खड़ी दिखाई दी। यूके जो अपने आप को बहुत ज़्यादा सेकुलर बताता है, वो भी उनका साथ देते दिखाई पड़े, हालांकि खुलकर नहीं दे रहे थे लेकिन फिर भी देते दिखाई दे। और फ्रांस ने तो यहाँ तक कह दिया कि सेकुलरिज्म की डेफिनेशन हमारे यहाँ जो आती है उसमें हर एक रिलीजन पर बात करने का हर एक व्यक्ति को अभिव्यक्ति का अधिकार है और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ये फंडामेंटल राइट है। वियना ने अभी जो स्टेप लेना शुरू किया है, आज वियना ने डिसाइड किया कि हम, यानी कि ऑस्ट्रिया ने डिसाइड किया कि यहाँ पर इस्लामिक चरमपंथ की जो मस्जिदें केंद्र बने हुए हैं, जो मदरसे यहाँ पर केंद्र बने हुए हैं, उनको हम परमानेंटली क्लोज कर रहे हैं। उन्होंने खुलकर कहा कि ऑस्ट्रिया के अंदर चरमपंथ को कोई स्थान नहीं है, बिल्कुल वैसे ही जैसे फ्रांस ने कहा कि चरमपंथ को स्थान नहीं। यहाँ तक कि फ्रांस ने तो बर्किना फासो पर हमला भी कर दिया, नाइजर के बॉर्डर पर, और उन्होंने हमला करके 50 से 100 आतंकी मार दिए, हवाई हमला करके। हालांकि उनको उसका पूरा डेटा था, क्योंकि बर्किना फासो में सन 1960 तक, 1960 तक फ्रांस की कॉलोनी था बर्किना फासो, इसलिए फ्रांस को पूरी जानकारी थी कि कहाँ पर क्या है। फ्रांस ने वहाँ हमले करके आतंकियों को मारना शुरू कर दिया। और साथ में अभी फ्रांस ने जो कल घोषणा की, उन्होंने कहा कि हम कानूनों में सख्ती ला रहे हैं, अगर पार्लियामेंट अभी नहीं बैठ रही है तो हम ऑर्डिनेंस ला रहे हैं, ऑर्डिनेंस लाकर इस्लामिक चरमपंथ को जड़ से समाप्त कर देंगे। इस्लामिक चरमपंथ शब्द इस्तेमाल करने से भी परहेज करते थे। हिंदुस्तान को छोड़कर संसार का कोई भी कंट्री इस्लामिक चरमपंथ शब्द इस्तेमाल नहीं करता था, इस्लामिक टेररिज्म शब्द इस्तेमाल नहीं करता था। सबसे पहले इस बात को डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर बोलना शुरू किया, मोदी जी के साथ खड़े होकर, हाउडी मोदी में। और उसके बाद अभी जो यूरोप में घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं में खुलकर फ्रांस ने इस्लामिक चरमपंथ शब्द इस्तेमाल करना शुरू किया, जर्मनी ने शुरू किया, ऑस्ट्रिया ने शुरू किया, पोलैंड ने तो अपने यहाँ पहले भी इस्लामिक चरमपंथी को, इस्लामिक लोगों को घुसने नहीं दिया था, उन्होंने कोई भी शरण नहीं दी थी, अपने बॉर्डर सीज कर दिए थे। इस बात को लेकर उस समय पूरे यूरोपियन यूनियन ने उनको क्रिटिसाइज भी किया था, लेकिन उन्होंने इस प्रकार की सीजिंग कर दी थी। आज जिस प्रकार से ऑस्ट्रिया और यूरोप के कंट्रियों ने डिसीजन लिया है कि हम इस्लामिक चरमपंथ को जड़ से समाप्त कर देंगे, और उसको ध्यान में रखते हुए 2 दिन पहले भारत ने एक रेजोल्यूशन यूएनओ में रखा, और भारत ने जो यूएन जनरल असेंबली में रेजोल्यूशन रखा टेररिज्म को लेकर, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेकर और डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म को लेकर, वो मुझे लगता है काबिल तारीफ है। भारत के परमानेंट एम्बेसडर जो यूएनओ में हैं, टी.एस. तिरुमूर्ति ने ट्वीट करके बताया कि उन्होंने ऐसा रेजोल्यूशन रखा है, और को स्पॉन्सर्ड के रूप में भारत ने केवल रेजोल्यूशन रखा नहीं, 75 देशों की को स्पॉन्सरशिप और ली साथ में। को स्पॉन्सरशिप का मतलब होता है कि भारत ने इनिशिएट किया, भारत ने उस पर पहला कदम उठाया और बाकी 75 देशों को कन्विंस किया कि हम सब मिलकर उसको लेकर आते हैं। तो भारत की लीडरशिप में वेडनेसडे को 75 देशों ने इस पर काम किया। वेडनेसडे जब वहाँ रहा होगा तो हमारे यहाँ थर्सडे चल रहा होगा। तो उन्होंने रेजोल्यूशन नंबर 1540 नाम का रेजोल्यूशन रखा, और इस रेजोल्यूशन में जनरल असेंबली में डिसआर्मामेंट की कॉन्फ्रेंस, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, इस पर चर्चा करने की बात की कि भैया आप टेररिज्म को डिफाइन करिए कि टेररिज्म है क्या, उसकी परिभाषा तो करिए। कि गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म बोलते रहते हैं, टेररिज्म है बोलते रहते हैं, इसकी परिभाषा क्या, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की परिभाषा क्या, और स्टेट स्पॉन्सरशिप दे कैसे रहे। तो इस रेजोल्यूशन में भारत ने कहा कि देखिए, कोई भी स्टेट अगर स्पॉन्सरशिप देता है तो उस स्टेट के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि FATF में, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में, भारत की अगुवाई में अब केवल पाकिस्तान जैसे स्टेट टेररिज्म, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिस्टों को, जो खुद स्टेट स्पॉन्सरशिप देते हैं टेररिस्ट एक्टिविटी को, उनको जिस प्रकार से उन्होंने आगे किया है, मुझे लगता है कि ऐसे मामलों में
भारत एक अग्रणी भूमिका निभा रहा है और एफएटीएफ की बैठक में अब उनके साथ केवल और केवल चाइना खड़ा दिखाई दिया, बाकी संसार का इवन चाइना भी खड़ा नहीं दिखाई दिया, केवल टर्की खड़ा दिखाई दिया और बाकी संसार के सारे कंट्रियों ने बैकफुट पर अपने पैर रख दिए। उसी की कड़ी में यूएई ने कल अपने यहाँ रेजोल्यूशन पास किए और रेजोल्यूशन पास करके उन्होंने जो महिलाओं के अधिकार हैं, जैसे स्कूटी चलाने का अधिकार है, देर रात तक काम करने का अधिकार है, अपने इस तरीके के कपड़े पहनने का अधिकार है या वाइन पीने का अधिकार है, उन अधिकारों में उन्होंने कहा ये प्राइवेट राइट है और कोई भी व्यक्ति वो कर सकता है, ये कोई इस्लामिक राइट नहीं है, इसलिए हमें कोई आपत्ति इस पर नहीं। अब आप सोच लीजिए कि सऊदी अरेबिया और यूएई जैसे देश भारत के साथ इस समय खुलकर खड़े हुए हैं और पाकिस्तान जैसे स्टेट स्पॉन्सरशिप देने वाले कंट्री जिनके साथ सिर्फ टर्की खड़ा हुआ है और इस्लामिक चरमपंथ, इस्लामिक टेररिज्म को शब्द बाकायदा इस्तेमाल किया जाना शुरू कर दिया है मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी की अगुवाई में संसार भर में। इसलिए यहाँ पर कहना पड़ेगा कि मोदी जी को साधुवाद देना पड़ेगा कि उन्होंने इस प्रकार की गतिविधियाँ चलाई। अभी हमारे फॉरेन सेक्रेटरी 3 देशों में थे, उन देशों में वो लंदन में गए, वो पेरिस में गए और वहाँ पर भी उन्होंने यही बातें की। यहाँ तक कि भारत के सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने इस्लामिक चरमपंथ को खुलकर बोला आज और उन्होंने कहा देखिए जो इस्लामिक टेररिज्म है उसको किसी तरह से माफ़ नहीं किया जा सकता और पाकिस्तान जिस प्रकार से स्पॉन्सरशिप देता है, पाकिस्तान जिस प्रकार से पूरे संसार के इस्लामिक टेररिस्टों को अपने यहाँ ट्रेंड करता है, ये जो ट्रेनिंग है इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसके लिए भारत पूर्ण रूप से तैयार है। अवसर मिलेगा, मुझे लगता है कि भारत को अवसर मिलेगा तो भारत ज़रूर इस पर कार्रवाई करेगा पाकिस्तान के खिलाफ एटलीस्ट, और वो स्थान जिन पर पाकिस्तान इस्लामिक टेररिज्म की गतिविधियां चलाता है वो स्थान ओरिजिनली इंडिया का है, चाहे वो मीरपुर हो, मुजफ्फराबाद हो, गिलगिट हो, बाल्टिस्तान हो। ऐसे स्थानों पर जिस जगह पर पाकिस्तान गतिविधियां चलाता है उस पर हमने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके पहले भी एक्सरसाइजें की हैं। मुझे लगता है कि भविष्य में भी इन पर भारत को ही एक्शन लेना पड़ेगा और भारत उसमें एक्शन मोड में दिखाई दे भी रहा है। आज मुझे लगता है कि जो वियना में हुआ, आज मुझे लगता है जो फ्रांस कर रहा है, फ्रांस की अगुवाई में पूरा यूरोप इस समय यूनाइटेड दिखाई दे रहा है, उधर डोनाल्ड ट्रंप की अगुवाई में सब कुछ दिखाई दे रहा था। अब देखना यह है कि डोनाल्ड ट्रंप बाइडन के साथ जब लड़ रहे हैं तो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप में कौन सामने आता है और इस्लामिक टेररिज्म में से अगर कोई भी आता है तो कितनी मुस्तैदी से ये लड़ते हैं। क्या 9/11 जो अमेरिका में हुआ वो डोनाल्ड ट्रंप ने उसको अपना प्रेस्टीज इशू बनाया? क्या डेमोक्रेट भी उसको उस पर कुछ कार्रवाई करेंगे, उसके विषय में सोचेंगे? क्या बाइडन अगर आ जाते हैं तो बाइडन उस विषय में कुछ सोचकर कोई एक्टिविटी करेंगे? ये भविष्य की बात है, भविष्य देखकर स्वयं बताएगा। लेकिन आज इस्लामिक टेररिज्म को लेकर पूरा वर्ल्ड सामने खड़ा हुआ है और इस्लामिक चरमपंथ को समाप्त करने के लिए पूरे वर्ल्ड यूनाइट दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि ये जो है एक बड़ी गतिविधि है और इस पर जो सबसे अग्रणी भूमिका में मोदी जी रहे हैं वो पिछले 5 साल से 6 साल से लगातार विश्व के भ्रमण करते समय स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की चर्चा करते आए हैं और अब यूरोप भी उस पर चर्चा करने लगा। यूएनओ में उस तरह का रेजोल्यूशन पास करवाए मोदी जी के नेतृत्व में, तो मुझे लगता है ये काबिल तारीफ है। विश्व बदल रहा है, विश्व को हमारी बात देर में समझ में आई। हमने 1998 में ये रखा था, लेकिन 1998 से लेकर अभी उनको अब समझ में आया। तो जब आए तब अच्छा, क्यों? क्योंकि एक फार्मूला सिंपल भारत में कहा जाता है, जिसके पाँव न गई बिबाई वो का जाने पीर पराई। जिसके पैर में कभी फटास हुई ना हो वो दूसरे का दर्द कैसे जान सकता है? वो दर्द तो सिर्फ वो जान सकता है जिसका पैर फट चुका है। भारत का पैर फटा हुआ था इसलिए भारत को तो पहले से मालूम है। अब यूरोप का पैर भी फटने लगा है तो यूरोप को वो दर्द एहसास होने लगा है। अमेरिका का पैर फटने लगा है तो अमेरिका को भी वो एहसास हो रहा है कि वाकई में इस्लामिक टेररिज्म अपना विशाल रूप ले चुका है। आप सोचिए कि 1998 या 1982 में जब भारत ने इस पर इनिशिएट किया था, उसी समय अगर यूएनओ और पूरे वर्ल्ड ने उस पर एक्शन लेना शुरू किया होता तो शायद वो शैशवावस्था में ही समाप्त हो जाता, वो इतना विकराल रूप टेररिज्म का ना होता। लेकिन दुर्भाग्यवश अटल बिहारी वाजपेयी के भाषण को जो 1998 में उन्होंने यूएनओ में दिया था, उस भाषण को पूरे वर्ल्ड ने हमको नसीहत देने वाला भाषण मानकर, हमको नसीहत देने के लिए वो सोचकर उन्होंने किया। और मुझे लगता है कि जो उन्होंने सोचा कि हम इसमें नसीहत दे रहे हैं, हमको नसीहत देना शुरू किया था, आज वो स्वयं संकट में खड़े दिखाई दे रहे हैं और विश्व भारत की तरफ देख रहा है कि भारत कैसे लड़ रहा था भारत से, वो पूर्ण रूप से कोऑपरेट करने को तैयार है। थैंक यू वेरी मच। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं,
जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।